नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा एक बार फिर भारी प्रदूषण की चपेट में आ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, शहर में AQI का स्तर लगातार बढ़ रहा है और नोएडा का AQI 360 तक पहुंच गया है। सेक्टर 125 में AQI 382, सेक्टर 1 में 362, सेक्टर 62 में 362 और सेक्टर 116 में 395 AQI दर्ज किया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में AQI 306 और नॉलेज पार्क 5 में बेहद खतरनाक स्तर यानी कि 403 रिकॉर्ड हुआ है, जिससे हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कल के मुकाबले आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये बड़े शहर लगातार देश के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बने हुए हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सबसे ज्यादा जहरीली हवा बनी हुई है। यहाँ का AQI 415 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी की हवा है। तो दिल्ली NCR में लगातार AQI का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि प्रदूषण की चपेट में इस वक्त पूरा दिल्ली NCR दिखाई पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये जहरीली हवा जानलेवा साबित हो रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी स्थितियां काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं। खासकर गाजियाबाद के लोनी इलाके की अगर हम बात करें तो बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त गाजियाबाद की हवा दिखाई पड़ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी अमूमन यही हाल है। हर जगह बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त AQI है और ये प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जहरीली हवा लोगों के लिए घातक साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए खासकर ये हवा बेहद जहरीली बन गई है। सांस लेने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन लोगों को महसूस हो रही है और सलाह यही दी जा रही है कि लोग अपने घरों पर ही रहें। जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। लेकिन स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। पूरा दिल्ली NCR इस वक्त जहरीली हवा की चपेट में है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बेहद ख़राब श्रेणी में इस वक्त दिल्ली NCR की आबो हवा दिखाई पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खासकर बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए ये हवा जहरीली बन गई है। लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की शिकायत भी लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हवा प्राण घातक बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बेहद ख़राब श्रेणी में इस वक्त दिल्ली NCR की आबो हवा दिखाई पड़ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी बहुत बुरे हाल हैं। गाज़ियाबाद के लोनी इलाके में तो स्थितियां बेहद गंभीर बन गई हैं। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों को खासा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर में रहें, जब तक बेहद ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक मोटी धुंध की परत दिल्ली NCR में लगातार छाई हुई है और प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR में आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में है। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं।
की बात करूं तो लगातार जिस तरीके से प्रदूषण लोगों को मार रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जो एक आबो हवा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अभी के AQI की बात करूं तो लगभग 360 पार हो चुकी है। वहीं ग्रेटर नोएडा की बात करूं, ग्रेटर नोएडा का जो नॉलेज पार्क है वो लगातार प्रदूषण हर बार कम रहता था, लेकिन अब इस बार सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला है जी। बिल्कुल। और अरबाज, अगर हम बात करें, क्योंकि हर साल का यही हाल देखने को मिलता है, तमाम प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ इस वक्त भी काफ़ी गंभीर नजर आ रही। खासकर बच्चों और बुजुर्गों की हम बात करें तो सांस लेने में तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, आंखों में जलन की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर न निकले, लेकिन स्थितियां अभी भी इतनी ज्यादा भयावह हैं कि इस वक्त सांस लेना ही सबसे बड़ा जोखिम यहाँ पर नजर आ रहा है। आप बिल्कुल देखिए, शासन प्रशासन कितने ही दावे वादे कर ले, नोएडा प्राधिकरण कितने दावे कर ले या प्रदूषण विभाग कितने दावे कर ले, लेकिन जो इनके वादे हैं वो एक तरीके से फुस नजर आते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबसे ज्यादा इस प्रदूषण में परेशानी हो रही है वो बुजुर्गों को हो रही है, बच्चों को हो रही है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। नोएडा प्राधिकरण लगातार 59 टैंकर नोएडा में चला रहा है, पानी का छिड़काव कर रहा है, ऑटोमेटिक बारिश से जो कि पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव कर रहा है, जो कि स्मोक गन है उनको लगातार चला रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है जिस तरीके से ये अभी की जो जब लोग सुबह सोकर उठे तो उनको लगा कि ठंड आ गई है, लेकिन ये ठंड नहीं है। एक तरीके से प्रदूषण ने जिस तरीके से पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, NCR को चादर से ओढ़ दिया था, ये प्रदूषण की चादर थी जी। बिल्कुल अरबाज, और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक मोटी धुंध की परत इस वक्त आसमान में नजर आ रही है, और ये धुंध नहीं बल्कि प्रदूषण है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। तमाम प्रयास यहाँ पर सरकार की तरफ से देखने को भी मिल रहे हैं, पर स्थितियों में कोई सुधार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। बिल्कुल साहिल, देखिए बात करूं इस प्रदूषण की, इस प्रदूषण में अगर एक आदमी सांस ले रहा है तो लगभग 10 सिगरेटों का धुआं अपने अंदर ले रहा है, और कहीं ना कहीं आंखों में जलन और जो कि सांस में लेने में प्रॉब्लम। वही बात की जाए जो कि नोएडा प्राधिकरण की, नोएडा प्राधिकरण लगातार काम भी कर रहा है, लेकिन आने वाली जो ठंड है, जब लोग सड़कों पर और जिस तरीके से लकड़ियां जलाएंगे तो प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। वही मैं बात करूं प्रदूषण विभाग की, जो निर्माणाधीन चीजें हैं, जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है कि आप कहीं पे रेत न डालें, आप कहीं डस्टबिन डालें, कूड़ा खुले में न जलाएं। तो प्रदूषण भी अपनी तरफ से कार्रवाई करता नजर आ रहा है। वही जो नोएडा प्राधिकरण, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है, नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश ने साफ तौर पर कह दिया है कि जहां भी खुले में कूड़ा जलाया गया या जो कि डीजल पेट्रोल से इंजन चलने वाले हैं, उन पर अगर ऐसा देखा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। बिल्कुल अरबाज, शासन प्रशासन तो तमाम कदम उठाने का दावे यहाँ पर कर रहा है, लेकिन स्थितियां गंभीर है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? लोग इस वक्त इस स्थिति से किस तरीके से निपट रहे हैं? देखिए, लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी से अपने काम पर जाते हैं, रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको गाड़ियों से सफर करना होता है, गाड़ियों से बाइकों से सफर करना होता है। सबसे ज्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल इतवार परसों संडे था, तो कहीं ना कहीं लोग अपने घर पर ही, कोई लोग जब संडे के दिन एक प्रोग्राम बनाते हैं परिवार के साथ घूमने का, तो उन्होंने कोई घूमने का प्रोग्राम नहीं बनाया, खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपने घर पर ही रहे जी। बिल्कुल अरबाज, लगातार हम देख रहे हैं कि लोग भी घर पे रहना ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि वो घर पर ही रहें, क्योंकि घर से बाहर निकलना इस वक्त बिल्कुल भी सही लोगों के लिए नहीं है। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो सावधानी बरतें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों से कहा जा रहा है कि वो अपने घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर व्यतीत करें, लेकिन जो रोज़मर्रा के काम है वो करना भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में इस प्रदूषण में बाहर निकलना और इस जहरीली हवा में सांस लेना लोगों के लिए बेहद घातक यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं माना जा सकता है, जो डॉक्टर हैं सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, जो प्रदूषण के कण हैं जो हवा में घूम रहे हैं, घुल रहे हैं, उनके साथ अपने अंदर जा रहे हैं, आंखों में जलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों से सलाह लेते रहें, मशवरा करते रहें जी। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा में भी AQI स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार देख रहे हैं कि हवा की जो गुणवत्ता है बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गई है। लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं, और
यही वजह है कि लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में ही व्यतीत करें। लेकिन इस वक्त पूरा दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की मोटी चादर तले दबा हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और अब औपचारिक उद्घाटन के बेहद करीब ये एयरपोर्ट पहुंच गया है। एयरपोर्ट का लगभग पूरा निर्माण कार्य खत्म हो चुका है और बचा हुआ फिनिशिंग और तकनीकी सेटअप तेजी से पूरा किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ राकेश कुमार सिंह के अनुसार अब केवल एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त करना शेष है, जिसके मिलते ही उद्घाटन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइट का निरीक्षण कर अधिकारियों को शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए थे। रनवे, टर्मिनल, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होते ही एयरपोर्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित पूरे उत्तर भारत के लिए एक प्रमुख एविएशन हब बनकर उभरेगा। इसके शुरू होते ही क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, हम लोग जो है एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के बहुत तेजी से वहाँ पे जो बचा हुआ काम है वो चल रहा है ताकि समय से कार्य पूरा हो जाए। साथ ही जो औपचारिकताएं हैं, जैसे एरोड्रम लाइसेंस के लिए जो औपचारिकता होती है, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी क्लियरेंसेज वगैरह जो विभिन्न संस्थाओं से लेने होते हैं, तो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आए थे उसके आधार पे उसको पूरा करने का कार्य चल रहा है। और जैसे ही एरोड्रम लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद ही इसके जो लोकार्पण से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग है वो फिर आगे बढ़ेगी। वहीं नोएडा चाइल्ड पीजीआई की नई 6 मंजिला आधुनिक बिल्डिंग लगभग तैयार हो चुकी है। नए साल की शुरुआत में माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और दंत रोग विभाग को इसी नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। फिलहाल ये चारों विभाग ओपीडी बिल्डिंग में संचालित हैं, लेकिन नई बिल्डिंग में स्थानांतरण के लिए आवश्यक फर्नीचर और तकनीकी सेटअप तेजी से पूरा किया जा रहा है। रेडियोलॉजी विभाग में अभी एमआरआई सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन नई बिल्डिंग में एमआरआई मशीन इंस्टॉल होने की पूरी संभावना है, जिससे बाल उपचार सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार भी होगा। निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है और उम्मीद है कि नए साल की शुरुआती सप्ताह में ही चारों विभाग नए परिसर में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो नई बिल्डिंग में बेहतर स्पेस, आधुनिक लैब्स, उन्नत मशीनें और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा, जिससे इलाज की गुणवत्ता और गति दोनों में बढ़ोतरी होगी। तो चाइल्ड पीजीआई प्रबंधन के अनुसार नई बिल्डिंग शुरू होते ही अस्पताल की डायग्नोस्टिक क्षमता बढ़ेगी, रिपोर्ट्स जल्दी उपलब्ध होंगी और ओपीडी में भीड़ का दबाव भी कम हो जाएगा। वहीं नोएडा के सेक्टर 95 में महामाया फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए जंगल ट्रेल को जनता के लिए खोल दिया गया है। तो आपको बता दें कि 20 एकड़ क्षेत्र में 25 करोड़ की लागत से विकसित इस जंगल ट्रेल में स्क्रैप वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई 650 आकर्षक आकृतियां लगाई गई हैं। सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बच्चों के मनोरंजन और गतिविधियों के लिए विशेष स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी उपलब्ध कराई गई हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये जंगल ट्रेल अब एक नया एडवेंचर स्टेशन बनकर उभरा है, जहां परिवार प्राकृतिक वातावरण के बीच समय बिता सकेंगे। देखिए, बहुत दिनों से ये इसकी प्रतीक्षा यहाँ के लोग भी और ख़ासतौर पे बच्चे बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज इसका उद्घाटन हुआ है। बच्चे भी आज यहाँ पर इस उद्घाटन में, मैं कहूँ कि सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उनसे ही उद्घाटन भी हुआ है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये बहुत ही यूनिक ये कॉन्सेप्ट ये था और यहाँ के वेस्ट मटेरियल्स, स्क्रैप, इसका उपयोग करके ये वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क का उद्घाटन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज हुआ है। वहीं नोएडा जिले में बिजली ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए 97 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना को मुख्यालय से स्वीकृति मिल गई है। विद्युत निगम के अनुसार साल 2025 और 2026 के लिए तैयार की गई योजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी और अब 97 करोड़ रुपए की इस पूरी परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद काम तेजी से आगे बढ़ेगा। दिसंबर 2025 तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तुरंत बाद इस महीने के अंतिम सप्ताह से नई विद्युत लाइनों को बिछाने और पुराने ढांचे को अपग्रेड करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निगम अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2026 तक लाइन अपग्रेड,
नए फीडर, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और जर्जर संरचनाओं को बदलने जैसे सभी प्रमुख कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। तो परियोजना के पूरे होते ही नोएडा के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और निर्बाध होने की उम्मीद है। विशेष रूप से हाईलोड और ग्रामीण क्लस्टर क्षेत्रों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। वहीं नोएडा में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पहुंचे अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया। तो कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने, उन्हें बेहतर इलाज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने सरकार से स्पेशल ट्रीटमेंट और शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने और प्राइवेट संस्थानों में भी दिव्यांग की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उठाई। फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर महिपाल ने आयोजित ये जागरूकता कार्यक्रम नोएडा सेक्टर 70 स्थित फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन के ऑफिस में आयोजित किया। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया चौहान है और मैं आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। उन बच्चों के साथ जो कि अपने आप को मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहते हैं, बस बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हम वही जो प्रॉब्लम्स वो बच्चे फेस करते हैं उनको आज हम इस स्टेज पे, इस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो एडवांसमेंट आए हैं उनके बारे में उनको अवेयर करवा रहे हैं। दिव्यांगता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, पैनल डिस्कशन सेमिनार सॉर्ट ऑफ, जिसमें गुड़गांव, भागीरथ सेवा संस्थान, एमिटी और भी डिफरेंट एरिया से जो बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इन बच्चों से संबंधित जो और बीमारियां हैं उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। पूरे साल जो कुछ प्रोफेशनल्स ने अपने बच्चों में कुछ नई तकनीकी या नए तरीके से इलाज के लिए नई खोज की है, उसके बारे में बात की जा रही है। कुछ पेरेंट्स हैं जिसके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। इस सोसाइटी में किस तरीके से काम कर सकते हैं, रूरल एरियाज को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, यंग जनरेशन को हम किस तरीके से अपने साथ वॉलंटियर करने के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी ही सारी चीजों के ऊपर आज के दिन यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। वहीं अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के नेतृत्व में एसपी क्राइम ममता कुरील, एसपी ग्रामीण अमृत जैन और एएसपी मयंक पाठक की मौजूदगी में पुलिस ने 32 लाख रुपए कीमत के चोरी और खोए हुए 186 मोबाइल उनके मालिकों को वापस सौंपे। एसएसपी ने उपस्थित लोगों को साइबर ठगी से बचाव और मोबाइल चोरी होने पर प्रशासन से कैसे मदद दी जाए, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबरों के बारे में भी बताया, जिन पर कॉल करके लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लंबे समय से कुछ मामलों में 1 साल से ज़्यादा चोरी और खोए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। हरकेश कुमार आज एसएसपी कार्यालय किस लिए आए हो? फोन लेने के लिए। कहाँ खोया था आपका फोन? दादों में। तो किस तरीके की आपने कार्रवाई की थी मोबाइल फोन पर? सर हमारा फोन चोरी हो गया था, इसलिए कंप्लेंट करी थी हमने दादों में, थाना में। तो ये कब में कितने दिनों में मोबाइल मिला आपको? 1 साल में। किस तरीके महसूस कर 1 साल बाद मोबाइल? बहुत अच्छा कर रही है। 186 मोबाइल बरामद हुए हैं, वो सभी जनता को वितरित किए जा रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। वर्ष 2025 में अलीगढ़ पुलिस द्वारा 628 मोबाइल कुल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए है। और इस सारे मोबाइल जो बरामद किए गए हैं इनको साइबर सेल से सत्यापन किया गया है। किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं है कि कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ है। सभी सत्यापन करने के पश्चात ही इनका वितरण किया। वहीं मेरठ जोन में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में मुजफ्फरनगर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। 9 नवंबर से 30 नवंबर तक चली 21 दिन की इस प्रतियोगिता में जनपद की टीम ने सहारनपुर, हापुड़ और मेरठ जैसी मजबूत टीमों को हराकर नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कई टीमों ने हिस्सा लिया, लेकिन मुजफ्फरनगर ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए पूरे जोन में अव्वल स्थान प्राप्त किया। जीत के बाद ट्रॉफी लेकर टीम एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके प्रदर्शन की सराहना भी की। देखिए, पूरे जोन का जो है मेरठ में जो है पिछले दिनों 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये T20 मैच पूरे जोन का खेला गया। उसमें जो है हमारी टीम, जो मुजफ्फरनगर की टीम है, फाइनल जीत के आई है। निश्चित तौर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम को, और मैंने सबको कैश रिवार्ड वगैरह और पूरी एंट्री वगैरह भी दिया है मैंने।
और निश्चित तौर से टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त किया है। कल अपर पुलिस महानिदेशक महोदय मेरठ जोन ने इनको सम्मानित भी किया है। इसी परिदृश्य में कहना चाहता हूं कि हमारी टीम ने जो है पहले जो है क्या कहते हैं सहारनपुर को, फिर बागपत को और फाइनल में हापुड़ को हरा करके इस ट्रॉफी को जीता है। निश्चित तौर से सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं।